प्रिय मित्रों, आज का जो मेरा विषय है वो थोड़ा ऐसा विषय है जो हमको विवादास्पद जान पड़ता है। तो कल मेरा संवाद एक युवा मित्र के साथ हो रहा था जो कि ओशो के भगत हैं, ओशो के सन्यासी हैं, और उसी संवाद से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इस विषय के ऊपर कुछ कहूँ। तो आज का जो मेरा विषय है वो है ओशो, आध्यात्म और राजनीति। तो राजनीति के संबंध में और आध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में ओशो के विचार क्या हैं। तो उन मित्र का कहना यह है कि राजनीति एक गर्हित चीज़ है, एक गलत चीज़ है, एक गंदी चीज़ है, और ये शोभा नहीं देता कि कोई सन्यासी इसमें संलग्न हो। और सन्यासी को तो बहुत दूर होके, दूर हटके राजनीति को देखना चाहिए, पॉलिटिक्स को देखना चाहिए, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। उसकी अपेक्षा एक मेरे अन्य मित्र हैं जो भी एक ओशो प्रेमी हैं और वह विदेश रहते हैं, उनसे मेरा विगत वर्ष में मिलना हुआ, और वो मित्र भी काफ़ी होनहार मित्र हैं। आईआईटी से उन्होंने बीटेक किया है, फिर एक बड़ी यूनिवर्सिटी से एमटेक किया है, और वे एक राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं। और उस राजनीतिक पार्टी का उनका मूल उद्देश्य ये है कि उसके द्वारा वो ओशो का कार्य कर सकें और जन जागृति समाज में फैला सकें। तो ये दो मित्र हैं, दोनों युवा हैं। एक मित्र कहते हैं कि भाई राजनीति गर्हित चीज़ है, इससे हमें बचना चाहिए, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, दूर से देखें बस तटस्थ होके एक साक्षी भाव से। और दूसरे मित्र हैं वो राजनीति का अंश बनना चाहते हैं, उसमें भागीदारी चाहते हैं। तो इसके पहले कि हम इस पर थोड़ी चर्चा करें और ओशो की दृष्टि से इसका मूल्यांकन करें, मैं ये देखना चाहूँगा कि राजनीति हम कहते किसे हैं। राजनीति मतलब राज करने की नीति, इंग्लिश में कहेंगे पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स पॉलिसी मेकिंग। और ये जो राजनीति है इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो भी हमारी कार्यप्रणाली है, जो हमारा समाज है, इसका संचालन कैसे हो, इसके नेता कैसे चुने जाएं, और वो नेता किस प्रकार से सक्षम रूप से कार्य करें जिससे कि हमारा देश, विश्व आगे जाए। यानी कि जो मनुष्य की सारी व्यवस्था की निर्मित करती है उसे हम राजनीति कह सकते हैं। राजनीतिज्ञ वो व्यक्ति होता है जो कि पॉलिसीज़ में इन्वॉल्व होता है, जो कि नियम कानून समाज के लिए बनाता है या बने हुए नियम कानूनों का पालन करता है। तो क्या राजनीति कुछ गलत चीज़ है, कुछ गर्हित चीज़ है, कुछ निम्न स्तरीय बात है? क्योंकि आजकल मैंने अक्सर ऐसा सुना है कि जैसे कोई संस्थान है तो लोग उसमें कहते हुए पाए जाते हैं कि वहाँ पर बहुत पॉलिटिक्स है, अरे वहाँ पर बड़ी राजनीति होती है, इन संस्थानों में बड़ी राजनीति है। तो उस समय हमारा राजनीति का क्या अर्थ होता है, और क्या वह राजनीति के मूल अर्थ से मैच खाता है, उसके तालमेल में है क्या वह शब्द? मेरे देखे जब हम कहते हैं कि वहाँ पर बहुत राजनीति हो रही है तो हम कहना कुछ और चाहते हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि वहाँ पर, जिसको हिंदी में कहते हैं छीछा लेदर हो रहा है, एक दूसरे की टांग खींची जा रही है, महत्वाकांक्षाओं का खेल है, दूसरे को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या राजनीति का यही अर्थ है कि किसी दूसरे को गिराना, झूठ बोलना, पाखंड करना, चीटिंग करना, या मनुष्यों में विभेद पैदा करके, जैसे कि हम देखते हैं कि वर्तमान काल में भारत में हो रहा है कि एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाओ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ, और उनमें भेद पैदा करके अपना वोट बैंक बटोरो। ऐसी बातें करो जो लोगों के लिए प्रीति करें, जो उनको भुलावे में रखती हैं, और उनके वोट जीतो। तो ये एक परिभाषा हो गई हमारी राजनीति की। अब इसमें अगर हम ओशो की दृष्टि पे आते हैं तो ओशो जब महात्मा गांधी के ऊपर बोले थे तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही थी जो मैं चाहता हूं कि सभी मित्र जिसको समझें, जो मुझे बड़ी छुई थी। और उन्होंने वहां पर यह कहा था कि ओशो ने राजनीति ना ज्वाइन करके, ध्यान से सुनिएगा, गांधी जी ने राजनीति में भागीदारी ना करके, और जब वो कह रहे थे भागीदारी तो उनका अर्थ था सक्रिय भागीदारी, तो सक्रिय भागीदारी ना करके गांधी जी ने अपना महात्मापन बचाया। उसके आगे ओशो कहते हैं कि अगर गांधी जी राजनीति को ज्वाइन करते, सक्रिय रूप से प्रधानमंत्री बनते मान लीजिए, तो वो आमंत्रित करते अपने जैसे कुछ संकल्पवान, निष्ठावान,
सत्यनिष्ठ लोगों की। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि महात्मा गांधी झूठे नहीं थे, बड़े सत्यनिष्ठ थे। उनकी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बोलती है इस बात को। मगर उन्होंने राजनीति ना ज्वाइन करके एक गलत परंपरा प्रारंभ की। दूसरी बात, जिस तरह से भी राजनीति में इन्वॉल्व थे महात्मा गांधी, तो ओशो का वक्तव्य उनके बारे में कि वो राजनीति के क्षेत्र में खड़े हुए एक संत हैं। तो अगर हम गांधी जी को संत की श्रेणी में रखते हैं और वो कम से कम राजनीति ना ज्वाइन किए पर मार्ग निर्देशक भी बने रहे, तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि राजनीति कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें गलत लोगों को आना चाहिए। ओशो का ये कहना था कि राजनीति मेरिटोक्रेसी पे बेस्ड होनी चाहिए। उनका दूसरा विचार जो है, पॉलिटिक्स शुड बी बेस्ड ऑन मेरिटोक्रेसी। अब हम आज देखते हैं मेरिटोक्रेसी का क्या अर्थ है। मेरिटोक्रेसी का अर्थ है कि योग्यता के आधार पर राजनीतिज्ञ चयनित हों। आपकी किसी विषय में पारंगत हैं, आप किसी विषय में आप ज्ञानी हैं, आपकी कोई एक्सपर्टीज है, तो वह जो आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र में निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी सुचारू कार्य प्रणाली स्थापित कर सकते हैं। तो वैसे वैसे लोगों को चयनित किया जाए जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। कोई अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो सकता है, कोई सामाजिक शास्त्र का विशेषज्ञ हो सकता है, कोई विज्ञान टेक्नोलॉजी का विशेषज्ञ हो सकता है। तो उन क्षेत्रों के लोग यदि आके लीडरशिप करें, नेता बनेंगे, तो एक बड़ी सुचारू व्यवस्था की निर्मित होगी। पर किंतु अभी हम देखते हैं कि पूरी राजनीति का आधार अलग हो गया। हो सकता है कि उसमें जो ओशो ने कहा कि गांधी जी ने एक गलत उदाहरण रखा राजनीति को ना ज्वाइन करके, तो एक परंपरा सी बन गई कि भाई राजनीति तो वो ज्वाइन करता है जो बड़ा निम्न स्तरीय होता है। अब अगर राजनीति वह व्यक्ति ज्वाइन करता है जो बड़ा निम्न स्तरीय होता है, जिसमें शिक्षा का कोई उपयोग नहीं है, जो गुंडा बदमाश होता है, और हम लोग उनको वोट देते हैं, यानी हम राजनीति के मूक दर्शक बने हुए हैं, तो क्या ये हमारा रोल है? क्या हमको ये करना चाहिए एक जिम्मेदार मनुष्य के नाते कि हम किसी गलत मनुष्य को चयनित करें और उसको अपने सिर पर बिठाएं और फिर उसके अनुसार चलें, और हम कहें कि भाई राजनीति में हमको इन्वॉल्व नहीं होना है, इन लोगों को जैसे भी संचालन करना हो, जैसा भी मैनेजमेंट करना हो, जिस प्रकार के भी नियम कानून बनाने हो, इनको छोड़ देना चाहिए। तो ये बहुत गैर जिम्मेवाराना बात हुई। ओशो की दृष्टि ये थी कि जो व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ के कहता है कि मुझको आप वोट दीजिए, कभी भी उसको वोट नहीं देना चाहिए, कभी भी उसको वोट ना दें। लोगों को स्वयं अपना नेता चुनना चाहिए उसके मेरिट के आधार पे। अभी हाल ही में निर्मित हुई एक पिक्चर जो श्री शाहरुख खान ने बनाई है, जवान, उसके जब अंत में हम आते हैं तो बड़ी अच्छी एक बात निकलती है कि भाई जो हम लोग वोट देते हैं, जो नेता चुनते हैं, और जब कोई नेता आपके पास वोट मांगने आता है, वैसे तो ओशो कहते हैं कि जो मांगने आ रहा है वही गलत है, जो अपने आप को, जैसे आजकल की जो रूलिंग पार्टी है, तो देखिए आप, वो सिर्फ क्रिटिसिज्म पे, नकारात्मकता पे बेस्ड है कि पहले देश में क्या गलत हुआ, किस नेता ने क्या गलत किया। उनकी दृष्टि अपने ऊपर नहीं है कि हम किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था बनाएंगे, नागरिकों के लिए, सिटीजन्स के लिए क्या करेंगे, क्या प्रेम पैदा करेंगे या घृणा का माहौल बनाएंगे, उस पर दृष्टि नहीं है। उनकी पूरी दृष्टि इस बात पे है कि क्या गलत हुआ है। तो शाहरुख खान उसमें कहते हैं कि जो आपसे वोट मांगने आए उससे आप पूछिए कि आप मेरी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समाज के विकास के लिए आगे क्या करने वाले हैं, इकोनॉमी के लिए, अर्थशास्त्र के लिए आप क्या करने वाले हैं, क्या आपकी व्यवहारिक योजना है, तो उसको आप बताइए सुस्पष्ट तरीके से। झूठे वादों से बात नहीं चलेगी जो आपने किए थे, अब आप स्पष्ट रूप से बताइए। तो निश्चित रूप से राजनीति एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और राजनीति में जितने युवा जुड़ेंगे, इन्वॉल्व होंगे ओशो की दृष्टि में, उतना ही हमारा समाज आगे जाएगा। तो ओशो इसके बिल्कुल भी विरोध में नहीं थे, और ओशो ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक धार्मिक व्यक्ति हो सकता है कि राजनीति से बचे। ओशो की बात आप समझिएगा, उनका विचार, एक धार्मिक व्यक्ति हो सकता है कि राजनीति से बचे, किंतु आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी राजनीति से नहीं बचते। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं हमारे लीला पुरुषोत्तम कृष्ण, जिसको हम कहते हैं पूर्ण अवतार। अब यदि आध्यात्म के राजनीति विपरीत होती
तो हम महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण को खड़ा हुआ नहीं देखते। और मेरे विचार में जो इस समय वर्तमान में जो राजनीतिक स्थिति है विश्व की बोलिए और विशेषकर हमारे भारत की, उससे कहीं गंदी स्थिति उस समय की राजनीति की थी। और उसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भाई तुम युद्ध करो और मारो, तुम्हारे चाचा ताऊ जो भी हैं इनको मारो, क्योंकि ये पहले से ही मर चुके हैं। देखिए तर्क क्या दे रहे हैं, वो कह रहे हैं इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं। तो ये कोरा तर्क जान पड़ेगा कि भाई आप मार चुके हो और आपने अपना परम स्वरूप दिखाया। अगर हम उसको सकारात्मक दृष्टि से ना देखें तो उसकी क्या परिभाषा बनती, देखिए आप, कि तुम मारो और छल कपट से भी मारो। तो क्या भगवान कृष्ण इस तल पे जीते थे कि वो छल कपट से किसी के मारने के पक्ष में हो? उसको बहुत ध्यान से सोचिएगा आप। पूरा महाभारत ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। उन्होंने अपने गुरु को छल से मरवाया, जो दोनों ही पक्षों के गुरु थे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जो दोनों ही पक्षों के एक बड़े सीनियर व्यक्ति थे, उनको छल से मरवाया। रश्मिरथी कर्ण को छल से मरवाया गया। तो पूरा छल कपट, बड़ी अजीब राजनीति दिखाई देती है। और अगर हम कृष्ण को भगवान ना माने तो हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो या तो हम भगवान कृष्ण को ना स्वीकारें कि वो लीला पुरुषोत्तम थे, वो भगवान थे, और यदि उनको स्वीकारते हैं तो हमें यह मानना पड़ेगा कि राजनीति जीवन का एक अभिन्न अंश है, एक अंग है, इसको हमें फेस करना है। अब आप देखिए कि जब संजय ने इस पूरी घटना का हवाला धृतराष्ट्र को दिया है तो गीता में वो कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मतलब जो कुरुक्षेत्र का जो धर्म क्षेत्र है वहां पर ये घटनाएं घटी। इस पे आप थोड़ा गौर फरमाइए, इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया। क्योंकि जो भी हमारे जीवन में कुनकुने रूप से चल रही हैं घटनाएं, वो किसी युद्ध में बड़ी तीव्रता के साथ होती हैं। जीवन बड़ा कुनकुना है हमारा, बहुत मध्यम है, पर जब युद्ध होता है और महाभारत जैसा युद्ध, सघन युद्ध, तो वहां पे बड़ी तीव्रता के साथ वो घटनाएं घटी। तो वो जो युद्ध का मैदान है वो वस्तुतः जीवन का मैदान है। और उसमें जो अर्जुन की विभूचन है, जो अर्जुन का कॉन्फ्लिक्ट था, यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई तुम आगे लड़ो और युद्ध करो, वही कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं हमारे मन में भी है। और ओशो ने इस बात को रेखांकित किया है कि वही हमारे मन में भी है। तो राजनीति जो है वो एक पूरे जीवन में फैली हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बड़ा नेता आज पूरे राष्ट्र का संचालन करता है। एक नेता होता है, उसके नीचे कुछ नेता होते हैं, उसके नीचे कुछ विभाग होते हैं, और ऊपर से जो पॉलिसी मेकिंग आती है वो धीरे धीरे परकोलेट करती है अपनी जड़ों में। तो अगर हम कहते हैं कि भाई हम पॉलिसी मेकिंग में हमारी कोई रुचि नहीं है, या हम इस पूरी कार्य प्रणाली का अंश नहीं होना चाहते, तो वो जो मेरे मित्र थे उन्होंने कहा कि भाई एक सन्यासी को तो बड़ा दूर से देखना चाहिए राजनीति को, साक्षी भाव से, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब मेरा प्रश्न ये है कि आप वोट कैसे देंगे, आप कैसे चुनेंगे सही व्यक्ति को? अब आज जब मैं निष्पक्ष दृष्टि से देखता हूं तो मैं बड़ा खुला समर्थन करता हूं श्री राहुल गांधी का, और मैं उनका जो व्यक्तित्व देखता हूं वो एक बड़ा संत जैसा व्यक्तित्व है, एक ईमानदार व्यक्तित्व है। आज वो प्रेम की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, विखंडनकारी राजनीति, खंड खंड करने वाली राजनीति, नफरत पे बेस राजनीति, वो उस प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं। अभी वो पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो उनका जो पहला वक्तव्य था वो जलालुद्दीन रूमी से शुरू होता है। वो कहते हैं कि जलालुद्दीन रूमी ने कहा है कि तुम जो भी कहो वो अपने हृदय से कहो। और निश्चित रूप से मैं जैसे देखता हूं कि राहुल गांधी एक युवा नेता हैं, या बहुत युवा नहीं है मगर फिर भी युवा अवस्था के काफ़ी करीब हैं, और जिस प्रकार से उनकी जीवन शैली है, जिस प्रकार से उनका रख रखाव है, जिस प्रकार से उनका जनता के साथ सम्मिलन है, इस प्रकार का हमको नेता चाहिए। और इस प्रकार के बहुत नेता होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एकमात्र नेता हैं। धीरे धीरे जब राजनीति अपने सही स्थान पर जाएगी तो उसमें शिक्षित लोग प्रवेश करेंगे। तो हम ये जो परिभाषा दे देते हैं कि राजनीति एक गंदा क्षेत्र है और यहाँ पे गुंडे मवालियों का क्षेत्र है और यहाँ पर सब कुछ विभत्स है और इसमें इन्वॉल्व होना, गर्हित हो जाना है, नीचे गिर जाना है, तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को ही नीचे गिरा दे रहे हैं। हम अपने अध्यात्म को नीचे गिरा दे रहे हैं, हम भगवान कृष्ण का नाम नीचे खींच रहे हैं। और ओशो ने स्पष्ट कहा था कि भाई आध्यात्म में
राजनीति भी वर्जित नहीं है। और ओशो ने खूब बात की है, भारत गांधी और मैं, पंडित पुरोहित और राजनेता। तो हम बहुत से जो ओशो प्रेमी मित्रों को भी मैं जानता हूँ, वो ओशो को बहुत आधे मन से सुनते हैं। उन्होंने ध्यान का दर्शन समझ लिया। ओशो ने ध्यान पर निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक साम्राज्य खड़ा किया मैं कहूँगा, और ध्यान की देशना दी है पृथ्वी को। मगर उन्होंने किसी भी आयाम का कभी खंडन नहीं किया था। मैंने पहले भी ये बात कही है, और मैं सभी युवा मित्रों से कहना चाहता हूँ, राजनीति हो, समाजशास्त्र हो, विज्ञान हो, तकनीक हो, संगीत हो, जिसकी जैसी भी क्षमता है वो उस क्षमता के अनुरूप उस क्षेत्र में आए, उस क्षेत्र में कार्य करे। और राजनीति तो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इस समय वर्तमान में जब हम एक बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं भारत में, तो सभी युवकों को आगे आकर अपने सही सही नेताओं का चयन करना चाहिए, क्योंकि वही नेता ये निर्धारित करेंगे कि देश और हम लोग आगे कहाँ जाएंगे, युवक आगे कहाँ जाएंगे। क्या हम एक ऐसे देश का निर्माण कर पाएंगे कि जहाँ पर सभी का एक सुखद रूप से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जीवन में कभी सभी कुछ सुखद हो जाएगा या कोई पॉलिटिकल पार्टी आके सब कुछ सुचारू कर देगी, ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है, पर तुलनात्मक रूप से जिनकी ऐसी योजना हो, जिनके मन में वास्तव में राष्ट्र हो, देश हो, कि भाई हम इसको आगे ले जाएं, और एक ईमानदारी से जो प्रयास करने में इच्छुक हों, इस प्रकार के नेताओं को चुनना हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो ओशो की मैंने आज ये छोटी सी आपके सामने दृष्टि रखी। तो वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, इसका रिप्रेजेंटेशन हमारे मोदी जी करते हैं। पिछले 10 साल से आज हम सुनाई दे रहा है हमको कि किस प्रकार से एक नेता को एक पूरे राष्ट्र ने खड़ा किया, किस आधार पर खड़ा किया, और आज उस नेता के विरोध में भी बहुत लोग खड़े हुए हैं। अब कांटे की राजनीति आ गई है, दूसरे राजनीतिक दल भी इकट्ठे होकर सामने आ गए। तो आज एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है, लगभग वैसे ही क्षण है जैसे महाभारत का क्षण था। और आज जितने भी आध्यात्मिक मनुष्य हैं पृथ्वी पे, मैं तो उल्टी बात कहता हूं कि जो आध्यात्मिक मनुष्य हैं, और आज अगर ओशो होते तो वो भी आह्वान करते कि जो भी आध्यात्मिक मनुष्य हैं वो तो विशेष रूप से इकट्ठे होकर, संगठित होकर राजनीति के क्षेत्र में, पॉलिसी मेकिंग में कुछ बात करें, अच्छे नेताओं को आगे लाने का प्रयास करें, और न केवल भारत देश में मगर एक अंतर्राष्ट्रीय तल पर मैं कहूँगा ऐसे प्रयास किए जाएं जहाँ पे सारी पृथ्वी वास्तव में अब इकट्ठी हो। तो बहुत गहरे में तो ओशो का जो राजनीतिक विचार था वो था वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट। अब इसमें भी मैंने देखा है कि बहुत से ओशो सन्यासी कहते हैं कि भाई ये तो इम्प्रैक्टिकल बात कर गए। तो कृष्ण और ओशो जैसे लोग, जैसे मैं ओशो को मैंने पहले भी कहा है कि वो महाअवतार थे, वो कभी भी अव्यावहारिक बात नहीं करते हैं। ये हो सकता है कि कुछ वर्षों के बाद वो घटना घटे, 10, 20, 25 साल के बाद, पर जब उन्होंने कहा था वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट, तो उनके राजनीति के ये बिल्कुल कोर आइडिया थे, या समझ लीजिए कि उनका मूलभूत विचार उन्होंने सामने रखा था, वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट। वो तो ये कहते थे कि अब देश की सारी सीमाएं समाप्त होनी चाहिए, अब पृथ्वी जो इकट्ठी होनी चाहिए, हम सबको इकट्ठा होना चाहिए और विकास की ओर जाना चाहिए। और ओशो के कम्यून में तो आप जानते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से इसको प्रत्यक्ष करके भी दिखाया है कि सब देश, धर्म, जातियों के पार विभिन्न राष्ट्रों से लोग इकट्ठे हुए, और वहाँ पे 10-15% भारतीय होते थे। ओशो के समय में भी, आज भी विदेशियों से भरा रहता है। इतने धर्मगुरु आते हैं, वहाँ पे सारी देश विदेश की सीमाएं गिरती जा रही हैं। तो अब हमें अपने देश में, भारत में भी ऐसा नेतृत्व चाहिए जो ओशो जैसे व्यक्तित्व या ओशो जैसे व्यक्तियों के विचार को और आगे ले जा सकें, जो उनकी ध्यान की देशना को समझें। और निश्चित रूप से अगर आध्यात्मिक व्यक्ति इस क्षेत्र में थोड़ा ध्यान देंगे तो उस प्रकार की ऊर्जा अपने आप आकर्षित होने लगेगी। और ये जो ओशो का वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट का सपना था कि भाई एक विश्व एक सरकार, ये निश्चित रूप से इसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे, उत्तर आगे बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रातों रात हो जाएगा, मगर उसकी पगध्वनियाँ सुनाई देनी पड़ेंगी। तो ओशो की दृष्टि में राजनीति बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज के भी जो संत हैं, सदगुरु जग्गी वासुदेव हम जैसे देखते हैं, वो कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल आदमी, एक आध्यात्मिक व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। ही शुड बिकम अ पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। और अगर आध्यात्मिक व्यक्ति आएगा तो वो और सुचारू रूप से राजनीति को आगे ले जाने में सहायक होगा। तो बिल्कुल भी
ये विचार हम अपने भीतर से गिरा दें कि राजनीति कोई गंदा स्थान है, कोई गंदगी का क्षेत्र है, और वो अगर गंदगी का क्षेत्र है तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उसमें अगर गंदगी इकट्ठी हो गई कि उसको हम साफ करने में सहयोगी हों। सिर्फ अगर हम दूर से खड़े होकर देखेंगे कि भाई एक तमाशा हो रहा है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, जैसा मेरे उन मित्र ने कहा, तो उन मित्र के कारण आज मुझे ये बोलने का अवसर मिला। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और उनको ये वीडियो समर्पित भी करता हूँ, उनको डेडिकेट करता हूँ कि मेरे भीतर से ये प्रस्फुटीकरण हुआ कि न केवल हमें उसमें सम्मिलित होना है, पूरी तरह से टोटली सम्मिलित होना है, चुनाव करना है। ये चुनाव का क्षेत्र है। यहाँ पर वो जो धर्म का साक्षी भाव होता है कि दूर खड़े हम देख रहे हैं तटस्थ, कोई किसी का खून कर जाता है, कोई हिंसा कर रहा है और हम दूर खड़े तटस्थ देख रहे हैं, नहीं, एक टोटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए। हम लोगों को पूरी तरह से उसमें उतरना है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, पूरी जिम्मेवारी लेनी है। मैं अंत करूंगा जय कृष्णमूर्ति के इन शब्दों से। ओशो की बात मैंने रखी। एक किसी संदर्भ में बोलते हुए जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारा जो भी कुछ जीवन में कहीं पे भी घट रहा है उसमें हम पूर्णतया जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम ही ब्रह्म हैं, हम ही ब्रह्म स्वरूप हैं। सो वी आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग दैट इज हैपनिंग एनीवेयर। ये बड़ा एक अजीब टाइप का वक्तव्य है कि कहीं पे कुछ भी हो रहा है तो उसमें हम जिम्मेवार होते हैं। तो उस जिम्मेवारी को हम साइड लाइन नहीं कर सकते, उससे हम हट नहीं सकते। और भगोड़ेपन का समय चला गया है कि जब हम पलायन कर जाया करते थे और हम कहते थे कि भाई हम एक सुरक्षित क्षेत्र में आइए खड़े हो जाते हैं और तमाशा देखते हैं। अब वो समय आ गया है कि जब आध्यात्मिकता एक आंदोलन बनेगी और उस आंदोलन में बहुतों को सहयोगी होना है और जीवन के हर आयाम में सहयोगी होना है। सो इसी परिपूर्णता का संदेश ओशो ने दिया था। इसी नए आदमी को वो कहते थे जोरबादी बुद्धा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूरी तरह से ज़मीन पे खड़ा हुआ है और जिसकी दृष्टि आसमान पे। तो मैं ओशो के संबंध में विभिन्न आयामों पे इस प्रकार के वीडियो आपके समक्ष रखता जाऊंगा, और जिन मित्रों ने इसको पूरा सुना है बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे प्रणाम आप स्वीकार करें।